हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल इज़ वेल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक के चैप्टर 7, जिसका नाम है गुप्त एवं हर्षवर्धन का काल। इस बुक का पेज नंबर 50। इस बुक में इस चैप्टर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, इस टॉपिक से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ में अटेंशन अपना पूरा बनाए रखिएगा। इस वीडियो को टिल एंड अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इस वह कौन सा विद्यालय है जो गुप्त काल में काफ़ी विख्यात हो गया था, काफ़ी फेमस हो गया था? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है दोस्तों ऑप्शन सी, नालंदा। जी हाँ, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त, जिनका नाम था महेंद्र आदित्य, ने नालंदा जो पड़ता है आपका बिहार में, इसकी स्थापना करी थी। आपको ध्यान रखना है कि नालंदा है कहाँ पर, यह है आपका बिहार में। और इसको बनाया किसने था, इसका निर्माण किसने किया था? तो ये किया था महेंद्र आदित्य ने। अब दोस्तों इसका एक अन्य नाम भी है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं। इसको हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोध भी इसको कहा जाता है। अब एक और पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, बनवाने वाला इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एक ऐसा शासक था जिसने इसको लूटा था। जी हाँ, इसको तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया था। वो था आपका बख्तियार खिलजी। जी हाँ, बख्तियार खिलजी ने इसको क्या करा, लूटा, और इसके पुस्तकालय में भी आग लगा दी थी। अगर देखिए, अगर विद्यालय है तो पुस्तकालय भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, तो इसने इसको पूरा तहस नहस करने का प्रयास किया था। तो याद करिएगा, महेंद्र आदित्य ने इसको बनवाया था और तहस नहस करने का प्रयास किया था बख्तियार खिलजी ने। प्रयास करे हैं, डायरेक्ट इसने तहस नहस कर ही दिया था। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हर्षवर्धन का। जी हाँ, बाणभट्ट जो सम्राट हर्षवर्धन था, इसका दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का केंद्र है, इसकी वास्तव में क्या विशेषता थी? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो ये अपने विश्वविद्यालय के अंदर केवल बौद्ध धर्म के ज्ञान को बांटते थे। मतलब कि बौद्ध धर्म का ज्ञान अगर हमको प्राप्त करना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। देखिए, हर एक विश्वविद्यालय की अपनी अपनी खासियत होती है, तो वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी खुद की खासियत थी कि इसमें बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। देखिए, पहला जो हमारा गुप्त शासक था वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ऐसा हमको मिलता है अपने इतिहास के पन्नों में। लेकिन जैसे जैसे ये कार्यकाल इनका आगे बढ़ता गया, ये वंश आगे बढ़ता गया, तो इसका वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि इसका कार्यकाल कब से कब तक का था? श्रीगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक का था? तो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक इसका पूरा कार्यकाल रहा। और श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन श्रीगुप्त को पूना ताम्रपत्र में अधिराज के नाम से इसको पुकारा गया है। आपको याद रखना है, कहने का अर्थ मेरा ये है कि अधिराज की उपाधि किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है श्रीगुप्त को। राइट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है? जी हाँ, किसकी उपलब्धियों का इलाहाबाद शिलालेख में वर्णन मिलता है हमको? तो वो थे समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फयान जो था वो भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों अगर वास्तव में इसके बारे में जाने तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फयान जो था एक चीनी यात्री था जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वो वास्तव में क्या था, बौद्ध धर्म को काफ़ी मानने वाला था। और ये दोस्तों याद रखिएगा कि 399 से लेकर के ये 414 तक भारत में अलग अलग स्थानों पर ये घूमा, बौद्ध धर्म के ज्ञान को इसने अर्जित किया। और फयान ने 15 वर्षों के भारत भ्रमण में गांधार भी घूमा था, ये तक्षशिला भी गया था, पेशावर भी गया था, आदि स्थानों पर ये घूमा, और उसके बाद उसने बहुत बड़ी जानकारी को हासिल किया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, इनमें से कौन सा कथन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए, गुप्त काल का वंश का सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे जो शासन था वंशानुगत नहीं था। राइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि जो कालिदास थे वो किसके दरबारी थे, कवि थे? तो ये थे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया था दोस्तों, तो आप प्लीज़ अब मुझे सिंगल एक कमेंट करिए कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि किस व्यक्ति ने इसका नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था, उस पर्सनैलिटी का नाम और इसका संस्थापक कौन था। बस नाम लिखिए, कॉमा लिखिए, फिर दूसरा नाम लिखिए और मुझे कमेंट करिए। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हैं तो आपका अटेंशन वीडियो के प्रति 100% है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और पिछला भूल भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज हर्ष का दरबारी कवि कौन था?
क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज ऑप्शन सी बाणभट्ट। जी हाँ, बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, स्वयं विद्वान भी था, विद्या से काफ़ी प्रेम भी करता था और काफ़ी बहुत अधिक इसको नॉलेज भी थी। अगर हम कहें तो बात करते हैं, देखिए बाणभट्ट के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना भी की थी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है हर्षचरित के रचयिता कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन थे, बाणभट्ट। या फिर आपसे पूछेगा कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कौन है, ये है बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 12 किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था ये हुआ था आपका श्री गुप्त के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी शासनकाल। अगेन रिपीट करेंगे, 240 से लेकर के क्या था बेटा इसका शासनकाल, इसका था 280। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 गुप्त वंश प्रसिद्ध था, गुप्त वंश जो प्रसिद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कला और स्थापत्य कला के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक बना वो कौन था, अंतिम बौद्ध शासक कौन था, तो वो था हर्षवर्धन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, तो ये थी दोस्तों संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 16 अपने राज्य के प्रसार की नीतियों के लिए भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 वह राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी कौन था, दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से हम बुलाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो ये उपाधि किसको प्राप्त थी, तो ये उपाधि प्राप्त थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों इससे संबंधित ना मैं एक दो क्वेश्चन आपको और कहना चाहूँगा कि इसकी कुछ अन्य उपलब्धियाँ भी थी। कभी कभी एग्जाम आपसे पूछता है कि परम भागवत ये उपाधि किसको प्राप्त है, परम भागवत, तो ये उपाधि भी आप प्लीज़ पेन डाउन कर लीजिएगा, ये उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 18 गुप्त शासकों के काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलज्ञ विज्ञानी और गणितज्ञ भी था, तो वो था दोस्तों आर्यभट्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो वो शासक कौन था, तो वो शासक था स्कंदगुप्त। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। हाँ, इस क्वेश्चन दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा जहाँ तक मुझको ज़्यादा पता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत 319 और 320 के आसपास का जो ये टाइम था इसको स्टार्ट किया था। और गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतराल है, उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तैयारी करते हुए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो वो तो इसका आंसर दे सकते हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ उनसे। और दोस्तों याद रखिएगा मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतराल पाया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, 241 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 21 गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, गुप्त काल में कौन सी धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो ये थे दोस्तों आपके सोने के। किसके, सोने के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो वॉच नहीं किया है या फिर इस बुक के अगर आपने कोई भी वीडियो वॉच नहीं करे, हमारे चैनल पर नए आप जुड़े हैं, तो आप इस पूरी बुक का प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्लिक करना है, इस बुक के तमाम वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 वारामिहिर कौन था। देखिए वारामिहिर जो वास्तव में था एक खगोलज्ञ भी था और एक गणितज्ञ भी था, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक बार स्टेट जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं जीएस पेपर 1 में 2-3 बार क्वेश्चंस बना है आपका कि पंच सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था, वो किया था वारामिहिर ने। और दोस्तों एक इसने चीज़ बताई थी कि एक अयनांश कितने सेकंड के इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 50.32 सेकंड के। तो ये अयनांश क्या होता है इसके बारे में एक बार गूगल करिएगा, इसकी स्टेटमेंट चेक करिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और दोस्तों जो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले वगैरह जो बनते हैं आपके दोस्तों, तो ये सब फॉर्मूले किसने दिए थे, वारामिहिर ने दिए थे पंच सिद्धांतिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुप्त के। और आपको याद होगा दोस्तों कि एक कॉइन था जिसमें एक व्यक्ति को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, तो एक बात तो साफ है कि ये संगीत के प्रेमी थे। वो व्यक्ति कौन था, सोचिए सोचिए, आपको याद आएगा। देखिए ये गुप्त शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर जो भी उसके कॉइन से उस पर उसको वीणा बजाते हुए प्रिंट किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 24, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट टाइमली क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो ये जो उपाधि दोस्तों प्राप्त थी ये थी समुद्रगुप्त को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए लिच्छवी एक्चुअली ये उपाधि भी थी और ये इसकी माता का जो वंश था वो था। देखिए उसकी माता कुमार देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहते थे समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? सो राइट आंसर इज रूपक या फिर रुपया का। सो फ्रेंड ये था आपका एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड तक, अपने ग्रुप तक, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।